Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to this week's weekly wrap up. इस वीडियो में हम आज के इस हफ्ते के जो भी important articles थे जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं. Let's start. Firstly, important days of this week. So starting with 29th September, इस दिन को हम क्या मनाते हैं? We celebrate World Heart Day and we also have the theme Don't miss a beat. ठीक है, so that is World Heart Day 29th September. उसके बाद 1st October को हम देखते हैं इट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स. ठीक है, ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है सीनियर सिटीजन्स या ओल्डर पर्सन्स के लिए October 1st. देन वी हैव two important birth anniversaries. तो एक है महात्मा गांधी who celebrates his birthday on October 2nd, as well as Lal Bahadur Shastri, the second prime minister of our country. Further, on October 4th, we celebrate the World Animal Day. World Animal Day. So ये चार आपको current affairs important days याद रखने हैं. इस हफ्ते जो स्पोर्ट्स न्यूज अगर हम देखते हैं, फर्स्टली वी अंडरस्टैंड दैट इंडिया वन द मेंस एशिया चैंपियनशिप, राइट. तो एशिया कप हम विन हो गए हैं. सो एशिया कप जो है हम देखते हैं एवरी 2 years हेल्ड किया जाता है. इट इज हेल्ड एवरी 2 years एंड इसका जो फॉर्मेट है ये फ्लक्चुएट होता है बिटवीन 50 ओवर ऑफ ODI and 20 T20 format. Okay, so normally इसको हम 50 over ODI होता था, but since 2016 ये change होता है with regard to T20 format. तो अभी तक T20 format has been played in 2016, 2022 and इस बार in 2025. And where was this held? This was held in the यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE में इसको हेल्ड किया था. तो लास्ट जो फाइनल हम देखते हैं इट वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया वन दिस पर्टिकुलर बाय 5 wickets. अभी तक विच इज द कंट्री दैट हैज वन मोस्ट नंबर ऑफ दिस कप? सो आंसर इज इंडिया, टोटल ऑफ 9 times. हम देखते हैं सिर्फ 3 कंट्रीज अभी तक विन हो चुकी हैं. श्रीलंका हैज वन दिस 6 times and Pakistan has won this 2 times. All right. Now some important facts with regard to the championship. हम देखते हैं कि player of the series और man of the series कौन थे? अभिषेक शर्मा. Most valuable player of the tournament की बात करें तो कुलदीप यादव. Highest wicket taker भी रह चुके हैं of the tournament. Whereas run scorer की बात करें it is Abhishek Sharma. So Abhishek Sharma for running run score. So that is with regard to batsman, and Kuldeep Yadav for wicket taking. Okay, wicket taker. Then we have the game changer of the match जो थे Shivam Dube. So this is with regard to the cup. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल स्पेस से रिलेटेड है. द एस्ट्रोसैट. एस्ट्रोसैट के जो है ये नया वाला नहीं है, ये 10 साल पहले लॉन्च किया गया था 2015 में. सो सितंबर 28 2025 में 2015 में लॉन्च किया था. तो अभी इसके 10 साल पूरे हुए हैं इन 2025. इनफैक्ट जब इसको डिजाइन किया था इट वाज ओरिजिनली बिल्ड फॉर 5 years, बट अभी इसके 10 years पूरे हुए हैं. इसको लॉन्च किया गया था बाय द PSLV C30 XL बाय द सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है. फर्दर हम देखते हैं एस्ट्रोसैट ये क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या है. सो फर्स्टली रिमेंबर कि एक स्पेस में एक ऑब्जर्वेटरी है, जैसे कि स्पेस में हमारा एक बड़ा सा मान लो ऐसे टेलीस्कोप जैसा है. ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज दिस एस्ट्रोसैट. और ये क्या करता है? ये स्टडी करता है. किसकी स्टडी करता है? किसको ऑब्जर्व करता है? द ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, प्रोक्सिमा सेंटोरी, डिस्टेंट गैलेक्सीज, एज वेल एज ये जो एनर्जी रेंज है यानी कि यूवी विजिबल अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज या एक्स रेज, इसका ये स्टडी करता है. सो वी अंडरस्टूड, डिटेक्ट किया है हमने कुछ FUVs जो है फार अल्ट्रावायलेट रेज बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोसैट. एंड इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज ने भी कोलैबोरेट किया है, लाइक फ्रॉम कैनेडा एंड फ्रॉम from USA as well. तो ये था एस्ट्रोसैट के बारे में. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. लास्ट वीक हमने देखा कि वी हैड द 80th UNGA असेंबली यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80th मीटिंग था. तो इन द साइडलाइंस वी ऑल्सो मेट विद डिफरेंट हेड्स और डिफरेंट ग्रुपिंग्स, राइट. तो ये है एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. कौन से ग्रुपिंग्स के साथ इन्होंने बातचीत की, एज वेल एज
प्रमोट किया ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, जल्दी से हम देखते हैं। फर्स्टली द IBSA विच इज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो इसको IBSA कहते हैं। तो इन 3 कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करते हैं फॉर रिफॉर्म्स इन UN। देन वी हैव CELAC। CELAC इसके रिलेटेड है, इट इज लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट्स। ओके, सो कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट्स, तो यहाँ पे भी हम बातचीत कर रहे हैं। Apart from that, we have SICA. SICA is Central America. Central America की countries जैसे कि ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, ये सब आते हैं सेंट्रल अमेरिका में, तो वहां पे भी बातचीत हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट, पैसिफिक आइलैंड का एक ग्रुप है कॉल्ड एज FIPIC। ओके, FIPIC। तो यहाँ पे यू हैव पापा न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, फिजी, कुक आइलैंड्स, ये आइलैंड्स के साथ ग्रुपिंग, बिकॉज दीज आर मेनली अंडर रिप्रेजेंटेड, तो उनको भी चाहिए कि UN में रिफॉर्म्स आए। देन L69 किसका ग्रुपिंग है? ये ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन, बहुत सारे ग्रुपिंग्स का एक इनफॉर्मल ग्रुप है। बहुत सारी कंट्रीज का इनफॉर्मल ग्रुपिंग हम देखते हैं जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिफॉर्म्स आए। एंड फाइनली C10 या कमिटी ऑफ 10, ये अफ्रीकन यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है, जहां पे 10 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक अल्जीरिया, युगांडा, नामीबिया, केन्या, लिबिया, राइट। सो दे अगेन आर वांटिंग टू हैव अफ्रीका का पोजीशन और भी स्ट्रेंथन करना है उनको इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये देखा हमने विद रिगार्ड टू व्हिच आर द डिफरेंट ग्रुपिंग्स दैट आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैड अ chat with. नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं विद रिगार्ड टू द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, जिसके अंदर हम देखते हैं जो लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक डिटेन हुए हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि NSA क्या है, एंड देन वी विल सी व्हाई was he detained. Okay, so NSA जो है it is a preventive detention law के अंदर आता है। मतलब before actually a crime happens आप किसी को arrest करते हैं। क्यों arrest करते हैं? Because we see the person as a threat to defense, to foreign relations, security of the country, public order, essential supplies, etc. कौन ये order pass कर सकता है, कौन ये exercise कर सकता है? It is the district magistrate and the police commissioners, right? तो prevent का मतलब है to stop the act from happening. प्यूनिटिव नहीं है, मतलब ये क्राइम हुआ नहीं है बट करने से पहले ही आप अरेस्ट करते हो, सो दैट कम्स अंडर द आर्टिकल 22, राइट। नाउ वी विल सी विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। ये कॉलोनियल टाइम्स यानी ब्रिटिश टाइम्स में भी हुआ करता था अंडर समथिंग कॉल्ड एज अ रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, ठीक है। सो ब्रिटिश ऑल्सो यूज्ड टू डू दैट। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने कंटिन्यू किया है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। देन वी सी वी आल्सो हैड MISA, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, पर इसको रिपील किया गया था। एंड रिपील करने के बाद हम देखते हैं कि NSA आया, दैट्स नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980। Okay, now why is the ऐसे एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? Why is it required? It is because हम देखते हैं कि ऐसा कोई रिबेलियन हो सकता है या ऐसे कोई पर्सन हो सकता है जो देश के खिलाफ काम कर रहा हो, तो बिफोर द एक्चुअल क्राइम हैपेंस वी कैन स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग दिस बाय मेंटेनिंग और बाय हैविंग प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। सो इसीलिए ये एक्ट ऐसा इंपॉर्टेंट है। नाउ सेफगार्ड्स क्या किया गया है? फर्स्टली यू हैव टू टेल द पर्सन ऑफ व्हाट व्हाई हैज ही बी अरेस्टेड एटलीस्ट विद इन 5 days, मैक्सिमम आप 10-15 दिन के लिए उसको बोल सकते हो। यू कैन नॉट इन्फॉर्म हिम ऑफ व्हाट और व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड। सो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के बारे में कम्युनिकेशन हम 15 दिन तक नहीं कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज रिप्रेजेंटेशन आ सकता है टू द गवर्नमेंट। फर्दर एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें हाई कोर्ट का एक जज होता है, तो वो रिव्यू करता है विद इन 3 weeks, और अगर उनको लगता है कि अरेस्ट किया है बट देयर इज नो बेसिस ऑफ हिज अरेस्ट, तो इसको he can also get that person removed, okay, or released. So further हम देखते हैं डिटेंशन जो है ये मैक्सिमम कितना समय के लिए रख सकते हो आप? 1 साल के लिए, यानी 12 months के लिए, एंड इससे पहले भी रिवोक यानी इसको रिलीज किया जा सकता है, राइट।
Now, further we see that there is no right to legal representation before advisory board. इसका मतलब यहाँ पे this is like a limitation. यहाँ पे he cannot represent. There's no lawyer that will represent him in this particular case. The government can withhold facts also कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, एंड देयर इज वाइड डिस्क्रिशन दैट इज लेफ्ट विद द ऑफिशियल्स. इसके कारण इस एक्ट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है. फर्दर हम देखते हैं, वी सी why has he been arrested, right? तो अरेस्ट इसीलिए किया था बिकॉज सितंबर 24 को प्रोटेस्ट चले इन लद्दाख, और इन प्रोटेस्ट ऑफ कोर्स लीड किए गए थे बाय सोनम वांगचुक. एंड हम देखते हैं ये प्रोटेस्ट में कुछ लोग मारे गए थे, दे वर किल्ड एज वेल एज इवन मेनी पीपल वर इंजर्ड. तो इसके लिए टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर बैक इनटू द यूटी, यहाँ पे हम देखते हैं द अरेस्ट वाज मेड बाय द पुलिस. Now, why were the protests happening? Protest क्यों कर रहे थे? Protest लद्दाख कर रहा था because firstly they want to be included in the 6th schedule, okay, as well as उनको statehood का भी डिमांड है. They want a special status, okay, for this particular UT. तो देखते हैं 6th schedule क्या है. 6th schedule जो है आर्टिकल 244 में आता है. यहाँ पे under this article it is creating something called as ADCs. ADCs क्या है? Autonomous District Councils. Autonomous District Councils have a lot of power in their hands. तो यहाँ पे ये laws बना सकते हैं for land, order, forest, water, agriculture, health, sanitation, अलग अलग subjects में ये laws यहाँ पे बना सकते हैं उस region के लिए. इसमें 30 मेंबर्स होते हैं जिनका टर्म होता है 5 years. ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर बोडोलैंड जहां पे दे हैव 40 प्लस मेंबर्स और 39 सब्जेक्ट्स इनके अंदर आते हैं. करंटली द 6th शेड्यूल इज ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. सिर्फ ये स्टेट्स के अंदर आता है दिस 6th शेड्यूल. व्हाई डिड दे ब्रिंग द 6th शेड्यूल इन द फर्स्ट प्लेस? इट्स बिकॉज टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी एज वेल एज द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन विच वर मेजॉरिटी इन दिस रीजन. इसीलिए ये 6th शेड्यूल लाया गया था. मान लो कि कोई दूसरा नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई स्टेट है तो उनको डाला जाता है 5th शेड्यूल में. ठीक है, 5th शेड्यूल इज फॉर ट्राइबल एरियाज. Okay, 5th schedule region is for tribal regions that are outside the northeast. तो ideally लद्दाख तो outside है ना नॉर्थ ईस्ट के, but 5th schedule does not have as much as power as the 6th schedule has, as well as लद्दाख कह रहा है कि हमारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये काफी ज्यादा है, इसके कारण हम देखते हैं कि it should come in the 6th schedule, right? So ये हमने देखा with regard to Ladakh. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं with regard to RSS, जिसका जो कंप्लीशन है, अगर हम देखें कि 100 साल सैनिटरी ईयर हो रहा है, 100 साल पूरे हो रहे हैं, एंड ये बना भी था दशहरा के दिन. ओके, सो दैट इज वेयर यू सी दैट इट हैज बीन इन द न्यूज. तो 100 years पूरे हुए हैं. एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस बॉडी? इट इज इन नागपुर. ये एक राइट विंग कल्चर एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है. ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे बना है एंड इसके फाउंडर है के.बी. हेगड़ेवार. सो ऑल्दो इट स्टार्टेड, अगर हम देखें ये बना था टू bring about unity among the people, right? To bring confidence among our own culture. Okay, जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पे had this white man's burden and used to discriminate. तो इनको confidence लाने के लिए ऐसा उन्होंने किया. Further हम देखते हैं कि in case of कोई natural disasters होता है, कि कोई आपत्ति होती है, so these are the first ones that also respond. ये आते हैं, volunteering करते हैं. So that is what the RSS does. Now अगर हम leadership की बात करें, this is the chief is called as Mohan. Is currently is Mohan भागवत, 2009 से है. इसको हम सरसंघ चालक कहते हैं. as well as the general secretary, that is सरकार्य, that is दत्तात्रेय होसावल्ले. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड वी सी मोदी जी हैज ऑल्सो इशूड अ कॉइन, 100 rupees का एक कॉमोमरेटिव कॉइन है, as well as a postal stamp on the occasion of 100 years of RSS. Proceeding to the next one, हमने देखा था कि मोदी जी also has written a foreword to the memoir of Giorgia Meloni, जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर.
इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। तो इनके जो इंडियन एडिशन है, इंडियन एडिशन विच इज गिवन पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशंस। And what is the name of a memoir called? It is called as I Am Georgia, My Roots, My Principles. I'm repeating once again. Georgia का जो book है उसका नाम है I Am Georgia, My Root, My Principles. And मोदी जी ये भी कहते हैं कि ये उनकी यानी जॉर्जिया की मन की बात है जो उन्होंने इस बुक में लिखी है। So that is with regard to the books. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to the Asian Development Bank. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, डाउनग्रेड किया है with regard to इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट। तो पहले था 6.7%, अभी बनाया 6.5%। और इसने क्यों ऐसे चेंज किया? बिकॉज ऑफ द रिसेंट टैरिफ्स दैट वी सी जो यूएस ने डाला है विच इज 50% ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। सो दैट कैन अफेक्ट एंड दैट कैन डाउनग्रेड विद रिगार्ड टू आवर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इसीलिए हम ये चेंज देख रहे हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडीबी का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज एडीबी? एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो बना था 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। ओके, वी गॉट 68 कंट्रीज। द लेटेस्ट कंट्री इज इजराइल। ठीक है, इजराइल इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सो इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसातो कांडा। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो वोटिंग पावर है, जितना तुम पैसे डालते हो उतना तुम्हारा वोटिंग पावर है। सो सबसे ज्यादा है जापान as well as US also has now come up. इंडिया का जो रैंक है it is with regard to the fourth. India is fourth. तो ये क्या काम करता है? ये लोन्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन में ये मेजर काम करता है द एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एक रिपोर्ट भी लेके आता है कॉल्ड एज द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अगेन लेट्स मूव ऑन टू द स्पोर्ट्स न्यूज। वी हैव सुमित अंतिल। नाउ ही इज इंडियाज पैरा जैवलिन प्लेयर, ठीक है, मैस्ट्रो है ये। तो इनको क्या क्या अचीवमेंट मिला है? वी सी दैट ही हैज रिसीव्ड हैट्रिक ऑफ टाइटल्स विद द मीट रिकॉर्ड। ओके, सो यहाँ पे वो हैट्रिक मिला है इनको विद रिगार्ड टू F64 जैवलिन थ्रो कैटेगरी। और हम देखते हैं पैरालंपिक चैंपियंस में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो लेट अस क्विकली सी हिज अचीवमेंट्स एज वेल। तो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, राइट? वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था 68.55। फिर अगर हम देखें 2024 में पेरिस में जब पैरालंपिक्स हुए लास्ट ईयर, अगेन ही वन गोल्ड मेडल एंड दिस टाइम ही हैड द हैट्रिक अगेन। 70.59 मीटर्स उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर यानी कि मतलब 2 साल पहले 2023 में उन्होंने रिकॉर्ड दिया था, गोल्ड मेडल उसमें भी मिला था उनको ये चैंपियनशिप में। एंड नाउ अगेन 2025 में भी ही हैज वन गॉट द हैट्रिक ऑफ 71.37। सो हैट्रिक ऑफ वर्ल्ड टाइटल्स, गोल्ड मेडल टाइटल्स मिला है इनको। दैट इज व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट। दे कैन आस्क यू सुमित अंतिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज विद रिगार्ड टू जैवलिन। इसके अलावा 2022 में जो एशिया पैरा ओलंपिक गेम्स थे तो यहाँ पे भी ही हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 73। सो ही इज वन सो मेनी मेडल्स। अगर हम टोक्यो की बात करें, पेरिस ओलंपिक्स की बात करें, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें और एशियन पैरा गेम्स, सब में ही हैज वन दिस पर्टिकुलर इवेंट। उनको अवार्ड्स भी मिले हैं एज पद्मश्री एंड खेल रत्ना अवार्ड इन 22 and 21 रिस्पेक्टिवली। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है सर क्रीक के बारे में। तो हमने देखा था हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने एक पूजा की थी, शस्त्र पूजा इन भुज मिलिट्री स्टेशन, जहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान जो है वी आर नॉट गोइंग टू वी गिविंग वार्निंग दिया था पाकिस्तान को विद रिगार्ड टू कि आप कुछ मिस एडवेंचर या कोई खेल नहीं कर सकते इन द सर क्रीक। तो अभी सर क्रीक क्या है ये न्यूज में है तो पता होना चाहिए। सर क्रीक जो है यहाँ पे रन ऑफ कच्छ और सिंध के बीच में जो रीजन है उधर का जो पानी है इसको हम बोलते हैं सर क्रीक। ये 96 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो डिस्प्यूटेड है। सो इट्स अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको ओरिजिनल नेम था बनगंगा, लेकिन उसके बाद सर क्रीक बना बिकॉज ऑफ अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। और ये ओपन कहाँ पे होता है, कौन से वाटर्स में? इट ओपन्स इन द अरेबियन सी। फर्दर हम देखते हैं
कच्छ और सिंध पहले दोनों इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करते थे जब ब्रिटिश रूल करती थी। बट पार्टीशन के बाद सिंध चला गया पाकिस्तान की तरफ और कच्छ जो है ये इंडिया में है। सो अगर हम देखें, पाकिस्तान का क्लेम है कि पूरा जो पानी है, जो सर क्रीक का रीजन है, वो उनके अंडर आना चाहिए। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन दैट वाज साइंड बाय सिंध एंड राजा महाराज ऑफ कच्छ। तो ये एक रेजोल्यूशन है 1914 का, तो उसके वजह से ये पूरा का पूरा सर क्रीक क्लेम करते हैं। हाउएवर इंडिया का क्या क्लेम है? इंडिया का क्लेम है कि मिड चैनल, ओके, हम मिडिल से डिवाइड करते हैं तो आधा तुम करो आधा हम लेंगे। बट पाकिस्तान ये नहीं मानता, बिकॉज हम देखते हैं कि इंडिया का क्लेम जो है ये थैल्विक डॉक्ट्रिन है। थैल्विक डॉक्ट्रिन कहता है कि दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई स्ट्रीम है ना, तो वो इक्वली डिवाइड करे। बट अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये एक नेविगेबल स्ट्रीम नहीं है। ओके, ये तो एक प्रिंसिपल है, इसलिए थैल्विक इसमें अप्लाई नहीं होता। पर इंडिया कहता है नहीं नहीं, in some cases it does work as navigable, हाई टाइड में और सब हो जाता है। तो ये तो थैल्विक डॉक्ट्रिन के अनुसार ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये पूरा एस्पेक्ट हमने देखा जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के क्लेम्स अलग हैं विद रिगार्ड टू सर क्रीक। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है पंचायत रूल्स के बारे में। तो ओडिशा की गवर्नमेंट ने कोई नया रूल्स लेके आए हैं जहां पे ये एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं टू द ब्यूरोक्रेट्स, नॉट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें हमको पता होना चाहिए व्हाट आर द पावर्स ऑफ व्हाट आर द पंचायती राज सिस्टम, एंड ये इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। सो फर्स्टली विलेज, जो पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया ये 3 लेवल में होता है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो विलेज लेवल में है वो है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, देन वी हैव पंचायत समिति एंड फाइनली वी हैव जिला परिषद। जो विलेज हेड होता है सरपंच, ब्लॉक लेवल होता है चेयरमैन एंड डिस्ट्रिक्ट हेड या जिला परिषद का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट हेड, राइट। तो ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल देमसेल्व्स, बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देमसेल्व्स। और ये जो सिस्टम है ये कब आया था? ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 व्हिच गेव देम पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज बेसिकली जो विलेज लेवल गवर्नेंस है उसके बारे में डील करता है। हम देखते हैं जो लोकल अफेयर्स होते हैं, टैक्सेशन होते हैं, यू नो विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी, वाटर, ये सब मैनेज करते हैं एट द ग्रास रूट लेवल। फर्स्टली हम देखते हैं कि ये आया था 1870 लॉर्ड मेयो के रेजोल्यूशन में, जहां पे उन्होंने पहली बार लोकल इंस्टीट्यूशंस की बात की, लेकिन ज्यादा पावर्स दिए गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपिन इन 1882। हमारे संविधान में भी लिखा गया है पंचायत के बारे में अंडर आर्टिकल 40 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। We also see कि एक कमिटी रेकमेंड किया था, दैट इज बलवंत राय मेहता कमिटी 1957, कि ऐसा जो हमने देखा 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। एंड वी सी द फर्स्ट एवर टाइम दिस वाज फॉलोड इन राजस्थान इन अ विलेज कॉल्ड नागौर, ठीक है, दैट हैपेंड इन October 2nd 1959। फर्दर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग किसने की? दैट वाज द LM सिंघवी कमेटी, कि इस जो पंचायती राज सिस्टम है इसको ज्यादा पावर्स दे दो, इसको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। दैट वाज डिमांडेड बाय LM सिंघवी कमेटी, दैट वाज रिकमेंडेड बाय दिस कमेटी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल अगर हम देखें, इट इज विद रिगार्ड टू मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करने वाले हैं विद रिगार्ड टू द मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन। तो ओरिजिनली इट इज डन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो बना था 1861 में, जिसके फर्स्ट डायरेक्टर रहे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो ASI है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है। तो हम देखते हैं कि अभी दे आर इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो इन द डेवलपमेंट और इन द अपकीप ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। सो फर्स्टली ये कैसे प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे, जल्दी से ये देखते हैं। अभी तक हम देखते हैं ASI ही देखती थी 3700 प्लस मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि सन टेम्पल कोणार्क, हुमायूंस टूम दिल्ली, अजंता एलोरा केव्स महाराष्ट्र, बहुत सारी म्यूजियम्स है, पुराना किला, रेड फोर्ट दिल्ली में है। सो ऑल ऑफ दैट अपकीप वाज डन बाय द ASI। नाउ नए मॉडल के अनुसार वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन अ PPP फ्रेमवर्क। PPP क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे
एनसीएफ यानी कि नेशनल कल्चरल फंड होगा, जो 1996 में आया था, और इस फंड के अनुसार ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज हैं, है ना, पीएसयूज हैं, ये कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड की तरफ। इनको 100% टैक्स एग्जेम्पशन होगा। ये जो कंपनीज है, ये ऐसे कोई एजेंसीज को पकड़ सकती है और बोल सकती है कि तुम यहाँ पे डेवलप करो, लेकिन ये एजेंसीज के पास फर्स्टली जैसे वो सिलेक्ट करते हैं, दे शुड हैव प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग विद द मॉन्यूमेंट। ओके, तो इनके पास इतना होना चाहिए, दे शुड बी लाइक अवेयर अबाउट हाउ टू डू इट। तो 100 साल पहले पुराना कोई मॉन्यूमेंट उन्होंने सही किया है, तो इतना पहले उनको देखना पड़ेगा। So donors can directly hire impaneled conservation in this case। हम देखते हैं ASI retain supervisory authority, जो DPRs यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ASI पहले चेक करेगी और फिर ही ये आगे बढ़ जाएगा। पहले ASI पूरा जो मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर का जो चेंजेस हो रहे हैं, ये सब वो ओवरसी करता था, पर अभी वो नहीं करेगा। इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ सुपरवाइजरी। ओके, इट इज नॉट गोइंग टू बी डूइंग एवरीथिंग। ओके, ये तो प्राइवेट एजेंसीज के खिलाफ या प्राइवेट एजेंसीज ही करेंगी। फर्दर हम देखते हैं कि एनसीएफ क्या है, 1996 में बना था, एंड इट रिसीव्ड 140 करोड़ विद रिगार्ड टू डोनेशन। 70 ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है। फर्दर हम देखते हैं कि एज आई सेड अर्लियर, कॉर्पोरेट्स जो है ओनली फंड देती है, एएसआई पूरा करता था, बट अभी कॉर्पोरेट्स चूज करती है कौन सी एजेंसीज करेंगे, और एएसआई का काम है बस ओवरसी करना। ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म ये भी किया जाता है कि प्रोबेबली ये ज्यादा कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, ब्रांडिंग हो जाएगा, बिकॉज इनको रिकॉग्नाइज भी करना होगा इन कॉर्पोरेट्स को। तो जहां पे वो अपकीप कर रहे हैं, उनका वहां पे कंपनी का ब्रांड और सब हो जाएगा। सो दैट इज द ड्रॉबैक इज व्हाट वी सी। Proceeding to the next article. Next article is with regard to ANRF. ANRF का फुल फॉर्म है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो बना था 2023 में, और इसका मेजर काम था विद रिगार्ड टू रिसर्च एंड फंडिंग इन द कंट्री को प्रमोट करना। इसके लिए 50,000 करोड़ इनको मिला गया है, एंड 70% हैज टू कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। हम देखते हैं ये 5 years का ये फंडिंग दिया गया है टू इंश्योर कि हम टॉप प्लेयर बने इन इंटरनेशनल अफेयर्स विद रिगार्ड टू रिसर्च एंड साइंस। राइट, तो ये इन्होंने एक नया टूल डेवलप किया है कॉल्ड एज सरल। सरल का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। इससे ये क्या होगा, ये रिसर्च को ज्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे। कैसे एक्सेसिबल बनाएंगे? बाय इंश्योरिंग कि जो समरीज एआई के यूज से हम बहुत सारे जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च है, जो पढ़ के नींद आती है, राइट, तो वो सिंप्लीफाइड मैनर में समराइज करके ले पर्सन के टर्म्स में समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, विद द हेल्प ऑफ पॉडकास्ट, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस। सो इससे क्या होगा, आम जनता विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस रिसर्च। तो ये रिसर्च या सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी होगा, इसीलिए इसका नाम जो है सरल है, सिंप्लीफाइड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग बाय द ANRF। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, लेपर्ड्स की बात करें। 83 स्नो लेपर्ड्स जो है हिमालयाज में, जो पहले 51 थे, अभी 83 हो गए हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है इंडिया में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट बना रहा है। हम देखते हैं कि ये जो है वल्नरेबल स्टेटस होता है स्नो लेपर्ड्स का। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। दे आर कॉल्ड एज गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, सो हम देखते हैं कि ये मेनली एशियन कंट्रीज में पाया जाता है। इंडिया में भी दे ओनली फाउंड मेनली इन द हिमालयन रीजन। तो अगर हम उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, इन रीजन्स में ये पाए जाते हैं, एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ओके, कैमोफ्लेज होते हैं, इसीलिए इसको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है। सो दैट इज वेयर दे हैव बीन सर्वेइंग, और अभी उनको पता चला देयर आर 83 सच। तो बहुत सारे कैमरास की मदद से सर्वे करके, दैट इज हाउ दे हैव also taken the help of the indigenous community that are living in these states, जिसके कारण उनको अभी ये काउंट मिला गया है। Let's proceed to the next article। अगला आर्टिकल हम देखते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई जो है
इन्होंने रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एक कमेटी बिठाई गई थी एंड दे डिस्कस्ड अबाउट द इन्फ्लेशन रेट्स एंड सो ऑन। तो जल्दी से देखते हैं कि व्हाट हैज बीन प्रपोज्ड। हम देखते हैं आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ओके, इन्होंने अभी तक जो रिपोर्ट, ये जो डेटा है इंटरेस्ट रेट का, ये उन्होंने अभी तक फिक्स किया है टू 5.5%, ठीक है। एंड ये अक्टूबर 1 में इन्होंने अनाउंस किया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये सजेस्ट या रेकमेंड किया गया था बाय द उर्जित पटेल कमेटी। इट वाज रेकमेंडेड बाय उर्जित पटेल। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर्स की होती है, 3 आरबीआई से आते हैं और 3 आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वोटिंग करके ही दे फाइंड और दे कम टू अ कंसेंसस एज टू व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ दिस ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं, मान लो 6 में 3 हाँ बोलते हैं, 3 ना बोलते हैं, देन व्हाट इज द आउटकम? देन वी हैव द कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मतलब फाइनल वोट। तो टाई ब्रेकर जो है ये किसके पास होता है? ये होता है गवर्नर के पास। किस गवर्नर के पास? आरबीआई के गवर्नर के पास, जो कौन है? संजय मल्होत्रा। तो यहाँ पे आप देखते हैं संजय मल्होत्रा जो मीटिंग हेड की थी मुंबई में, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज। तो हम देखते हैं कि इन विद रिगार्ड टू द कास्टिंग वोट, ओके, द डिसीजंस आर देन फाइनली टेकन इफ देयर इज अ टाई विद रिगार्ड टू द डिसीजन। वी ऑल्सो सी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इन्फ्लेशन को चेक करने में, यानी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, विच विल इन टर्न बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये था। अभी उन्होंने क्या चेंजेस किए? कोई भी चेंज नहीं किया। फर्दर यू डोंट इवन नीड टू रिमेंबर कि 5.5 है, 6.5 है, नहीं, बिकॉज ये चेंज तो होता रहेगा। सो यू कांट एक्सपेक्टिंग टू नो व्हाट वुड बी द रेट, द इंटरेस्ट रेट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कुछ और भी यहाँ पे सजेशंस दिए हैं, मेजर्स ली है, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर लेंडिंग इन रुपीज। तो ये जो लेंडिंग इन रुपीज है दैट विल हैपन इन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका। अभी हम रुपीज में ट्रेड करेंगे, रुपीज में लोन देंगे। पहले हम डॉलर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो अगेन वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस डॉलर, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू यूएस का भी थ्रेट है अगेंस्ट द ब्रिक्स करेंसी, और हमको हमारा करेंसी भी स्ट्रेंथन करना है, इसीलिए इट इज गोइंग टू बी इन रुपीज ओनली। फर्दर आईपीओ फाइनेंसिंग, जहां पे हम देखते हैं जो लेंडिंग लिमिट है टू द आईपीओज, पहले 10 लाख था, अभी इसको 25 लाख बनाया ताकि मार्केट्स को भी ज्यादा बूस्ट कर सके। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला जो आर्टिकल हम देख रहे हैं, दिस इज विद रिगार्ड टू रशिया के प्रेसिडेंट, that is Vladimir Putin. He is going to come to India on December 5th. तो हम देखते हैं ये पहला ऐसा विजिट होगा since 2021 and especially after the Ukraine invasion. हम देखते हैं कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस 1947 से स्ट्रॉन्ग थे, ओके, एंड वी सी दैट इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशंस especially after with regard to independence के बाद, as well as जब रशिया यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ था 1991 में, तभी भी हमने इनको रिकॉग्नाइज किया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की 2 साल के बाद। फर्दर रशिया और इंडिया के रिलेशंस गो विद रिगार्ड टू डिफेंस। सो अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स हम रशिया से ही लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट, राइट। हमने जॉइंटली भी एक मिसाइल डेवलप की जिसका नाम है ब्राह्मोस, ओके, जो हमने किस कंट्री को भेज दी? फिलीपींस को भी, ओके, फिलीपींस को ये भी ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है दैट आल्सो वी हैव गिवन। कॉमन ग्रुपिंग्स दोनों कंट्रीज के बीच में है एससीओ, ब्रिक्स और G20, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, हम देखते हैं कुडनकुलम, दिस इज इन तमिलनाडु, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, दिस इज द ओनली न्यूक्लियर प्लांट जहां पे हम देखते हैं कि कंट्री, ओके, रशिया जैसी कंट्री, सिर्फ एनी फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट करती है हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में। सो रशिया इज द ओनली कंट्री दैट इन्वेस्ट इन आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड दैट वाज इन कुडनकुलम, तमिलनाडु। लास्ट जो शिप हमने लेके आए हैं वो भी रशिया से ही है, दैट इज कॉल्ड एज INS तमाल, एंड और एक है तुशील, वो उसके पहले थी। सो इसके बाद हम शिप्स
खरीदेंगे नहीं, खुद से बनाएंगे, इंडिजीनियसली क्रिएट करेंगे। तो ये हमने देखा था विद रिगार्ड टू इंडिया रशिया रिलेशंस। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगले आर्टिकल में हम देखते हैं तालिबान के जो लीडर है, फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है अमीर खान मुताकी, ठीक है, ये इंडिया आने वाले हैं अगले हफ्ते में। सो इट वाज गोइंग टू फोकस ऑन डेवलपमेंट असिस्टेंस, मेडिसिन, प्रोडक्ट्स, एसेंशियल सर्विसेज के बारे में ये डिस्कशन होगा। अभी आपको याद रखना है कि तालिबान जो है ये रूल करती है काबुल या अफगानिस्तान को सिंस 2021 में। करंटली अफगानिस्तान इज फेसिंग स्कैसिटी ऑफ एसेंशियल्स सिंस द टेक ओवर। वहां पे जो विमेन का जो रोल है इसको थोड़ा कम किया गया है। सो दैट आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट अफगानिस्तान इज करंटली फेसिंग। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया को ने अभी भी फॉर्मल रिकग्निशन ग्रांट नहीं किया है। यहाँ पे याद रखना है जो फर्स्ट कंट्री जिसने इसको फॉर्मल रिकग्निशन दिया है वो है रशिया, स्पेसिफिकली आफ्टर 2021। ओके, आफ्टर द टेक ओवर ऑफ द काबुल गवर्नमेंट, रशिया ने पहला रिकॉग्नाइज किया है तालिबान को। अफगानिस्तान जो है इट ऑल्सो रैंक्स लोएस्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सबसे लो 2025 का रिपोर्ट है, सबसे लो अफगानिस्तान है, और सबसे टॉप में हम देखते हैं वो है फिनलैंड। सबसे टॉप में है फिनलैंड, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं तालिबान कब बना था, तालिबान का मतलब क्या है। तालिबान जो है इट वाज द मीनिंग इज स्टूडेंट, ये पश्तो में मीनिंग है इसका। एंड ये बना था बिकॉज फर्स्टली सोवियत इन्वेजन, यूएसएसआर ने इन्वेड किया था 1979 में, 10 साल तक थे और 1989 में वो चले गए। 1979 के बाद हम देखते हैं इनको मुजाहिदीन फाइटर्स से लड़ना था, और मुजाहिदीन फाइटर्स जो है ये यूएस के सपोर्ट में आए थे। सो मुजाहिदीन फाइटर्स वर सपोर्टेड बाय यूएस एंड दे वर मेनली ट्राइंग टू रिपेल, भगाना चाहते थे यूएसएसआर को। यूएसएसआर तो चली गई एंड लेकिन हम देखते हैं यूएस अभी भी इनका जो इन्फ्लुएंस था 1989 के बाद भी रहता था। फर्दर 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर, ठीक है, ये आए थे, ये वाज अ इमाम इन कंदाहर। तो 1994 में इनकी जो आइडियोलॉजी थी वाज टू एंश्योर कि करप्शन ना हो, लॉलेसनेस ना हो, सेफ्टी फॉर कॉमर्स एंड रोड। सो दे बिकेम वेरी पॉपुलर। ओके, दे ऑल्सो हैड टॉक्स विद यूएसए कि आप अभी यहाँ से चले जाइए। सो दैट ऑल्सो टॉक्स स्टार्टेड हैपनिंग, पीस टॉक्स, दोहा टॉक्स, ये सब स्टार्ट होने लगे। 96 में तालिबान ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था एंड हम देखते हैं कि वो बहुत ही हार्श इस्लामिक लॉ इंटरप्रिटेशन किया, यानी कि गर्ल्स चाइल्ड को स्कूल्स अटेंड करना नहीं अलाउ किया, वुमेन को बुर्का पहनना पड़ेगा, मेन हैड टू ग्रो बियर्ड्स, पब्लिक एग्जीक्यूशन, एम्प्यूटेशन। तो बहुत ही हार्श लॉज यहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज किए। इस टाइम हम देखते हैं सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने रिकॉग्नाइज किया था तालिबान गवर्नमेंट, जो 96 to 2001 रूल करती थी। लेकिन 2021 के बाद वी सी दैट Russia is now supporting it. Okay, now if you understand here कि 2001 तक क्यों वो फेमस हुई थी। So we saw 1996 से लेके 2001। तो 2001 में क्या हुआ? 2001 हम देखते हैं there were attacks in USA, 9/11 attacks by the Al-Qaeda group, और Al-Qaeda को सपोर्ट किया गया था by this Taliban in Afghanistan, जो बिन लादेन थे। So that is where friction emerged between US and Afghanistan. Further, US ने मिलिट्रली इंटरवीन किया NATO allies की मदद से एंड बहुत सारे हैवी स्ट्राइक्स किए, जिसके कारण तालिबान को पावर से निकाल के हम देखते हैं दे मूव्ड टू द रिमोट एरियाज। 2004 में तालिबान की गवर्नमेंट तो चली जाती है एंड नाउ वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो 2004 में डेमोक्रेटिक, और लास्ट जो प्रेसिडेंट थे अशरफ घनी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज आफ्टर द 2004 जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप होती है, सून हम देखते हैं कि जो तालिबान का रोल कम होता है और यूएस भी बोलती है कि चलो वी आर आल्सो गोइंग टू कंप्लीटली लीव अफगानिस्तान। एंड व्हेन यूएसए लीव्स, तालिबान को एक और बार अपॉर्चुनिटी मिलती है टू टेक पावर। तो उन्होंने क्या किया? अपने कैंपेन्स इंटेंसिफाई किए सून आफ्टर द यूएस लीव्स अफगानिस्तान। दैट इज हाउ दे कम इनटू पावर, ठीक है। सो ईयर हम देखते हैं 2021 में फाइनली तालिबान
they exert their rule. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा तालिबान के बारे में as well. Let's proceed to the last article जहां पे हम देखते हैं इंडिया चाइना के फ्लाइट्स यहाँ पे रिज्यूम होते हैं. That is first flight to take place is Indigo. और इंडिगो कहां से कहां लेके जाएगी? कोलकाता से गांगजू. Why are we studying this? This is because 5 साल के बाद ये डायरेक्ट फ्लाइट सिस्टम. पहले क्या होता था? यू हैड टू फ्लाई टू सम अदर कंट्री. से आपको थाईलैंड जाना है, थाईलैंड से फिर आप चाइना जाओगे. इवन दो द डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट बिटवीन इंडिया टू चाइना, तो आपको मल्टीपल फ्लाइट्स लेने पड़ते थे, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था. बट नाउ डायरेक्ट एक्सेस हैज बीन स्टार्टेड. और ये क्यों बंद हुआ था? बिकॉज एक तो कोविड-19 की वजह से, और सेकेंडली बिकॉज ऑफ द LAC बॉर्डर टेंशंस इन द गालवान वैली. तो जिसके कारण हम देखते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट्स वर नॉट देयर. फर्दर हम देखते हैं इंडिया ने रिज्यूम भी किया है टूरिस्ट वीजास फॉर चाइनीज नेशनल्स इन जुलाई 2025, व्हिच टॉक्स अबाउट कि हम स्लो एंड स्टेडी रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं विद आवर नेबरिंग कंट्री. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखे. इस हफ्ते के बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स थे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू राइट टू अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.